हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी बेंच। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारे सेल्स की, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उसे माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है हमारे सेल्स में। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सेमी ऑटोनमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होगी। तो सेमी ऑटोनमस का क्या मीनिंग है ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट इट इज़ बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स, तो इसलिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है। ये फिलामेंटस भी हो सकती है और ग्रैनुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। और ये हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जिनमें एरोबिक सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं में पाई जाएगी, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, जैसे एल्गे है, प्रोटोजोन्स है, फंगी है, उनमें भी, लेकिन इट इज़ एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे बहुत सारे और हैं सेल्स जिनमें ये एब्सेंट हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियन एब्सेंट है। और बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इनका जो मेन रोल है माइटोकॉन्ड्रियन का, दैट इज़ टू सप्लाई सेल विद इट्स एनर्जी, और जो एनर्जी है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल्स। और क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करने में इसका रोल है, इसीलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसकी जो डिस्कवरी की थी, जो इसे सबसे पहले जिसने देखा था वो था कॉलिकर इन 1850 एज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। उसने इसे ऑब्जर्व किया था इंसेक्ट्स की स्ट्राइटेड मसल्स में। जब हमें इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना होता है तो हमें इन्हें पहले स्टेन करना पड़ता है, बिना स्टेनिंग के ये हमें विजिबल नहीं होंगी। जो इनका मेन फंक्शन है वो तो यही है कि ये सेलुलर एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग में, सेलुलर डिफरेंशिएशन में, और जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है दैट इज़ एपोप्टोसिस, उसमें भी इनका रोल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो हैव अ रेगुलेटरी रोल इन सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ। तो इनका क्या नंबर रहेगा और क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, टिश्यू टू टिश्यू एज वेल एज सेल टाइप पर भी डिपेंडेंट है। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि RBCs में ये एब्सेंट है और लिवर सेल्स में ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट नंबर में प्रेजेंट है, दैट इज़ मोर देन 2000। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ कंपार्टमेंट्स हैं या कुछ रीजन्स हैं। हर एक रीजन का अपना अपना रोल है। तो जो इसके रीजन्स हैं वो है आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स। जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है सेल में, वो पहले भी बताया गया कि सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो उनमें इनका नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो इनका नंबर और ये सेल में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सेल्स फंक्शन। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि इसे सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल कहा जाता है। तो सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास खुद का DNA प्रेजेंट होता है। जो सेल के बाकी कंपोनेंट्स हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल के DNA पर डिपेंडेंट है, जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। मतलब जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं सेल को फंक्शन करने के लिए, वो उनको कौन ट्रांसक्राइब कराता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ DNA
DNA, दैट इज़ द सेलुलर DNA. बट इट हैज़ अ स्पेशलिटी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास उसका खुद का जीनोम है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइटोजीनोम. और क्योंकि इसके पास इसके खुद का DNA या जीनोम है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिन्हें ये खुद सिंथेसाइज कर सकता है. एंड ये न्यूक्लियस पर उतना डिपेंडेंट नहीं रह जाता जितना बाकी ऑर्गेनल्स डिपेंडेंट हैं. तो जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो किस तरह के प्रोटीन्स बनाएगा, ये भी टिश्यू टू टिश्यू वेरी करता है, प्लस स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ भी वेरी करता है. बिकॉज इट इज़ हैविंग इट्स ओन जीनोम and it can transcribe some of its proteins itself, therefore it is referred to as semi-autonomous organelle. जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो स्मॉल सिंपल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, एक्सेप्ट फॉर द डीएनए ऑफ सम एल्गी एंड प्रोटोन्स, जिनमें जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का जो साइज़ है वो प्लांट्स में ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दी एनिमल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में. तो पहले भी बताया गया है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. दैट मीन्स इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी. दोनों ही मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स और प्रोटीन से बनी है. बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और साथ में प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं ये दोनों ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स और प्रोटीन से बनी है. एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट इसमें 5 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं या 5 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स हैं. वन इज़ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, द क्रिस्टे एंड देन द मैट्रिक्स. जो क्रिस्टे हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स हैं और जो मैट्रिक्स है वो सबसे अंदर वाली स्पेस है. This is the structure of mitochondria. Here you can see that the outermost membrane is the outer membrane, then comes the inner membrane, and the space which is in between these two, the outer membrane and the inner membrane, it is the intermembrane space. And the cristae, they are the infoldings of the inner membrane, and the matrix, that is the space included within the inner membrane. So this is all about the structural features of the mitochondria. First of all, let us talk about the first component, that is the outer membrane. जो outer membrane है वो smooth है, smooth है और उसमें उसकी जो permeability है वो बहुत ज़्यादा है. And it can allow metabolites with a molecular mass of ranging between 5,000 to 10,000 Daltons to enter into it. तो क्योंकि इसकी permeability बहुत ज़्यादा है तो ये जो है किसी भी मेटाबोलाइट को जिसका साइज़ 1000 to 10,000 डाल्टन्स के बीच है उसे अलाउ करती है कि वो इसमें से पास होकर चला जाए. इसकी परमिएबिलिटी किसके कारण है, दैट इज़ ड्यू टू इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड पोरेंस. तो ये जो पोरेंस हैं ये स्पेशलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की, जिसके कारण इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ये पोरेंस इनर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होंगे. आउटर मेम्ब्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं. ऐसे एंजाइम्स जो किस में इन्वॉल्व हैं, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड. कई बार जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमें एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नज़र आते हैं एंड दैट इज़ नोन एज MAM, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ER मेम्ब्रेन. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द इनर मेम्ब्रेन. पहले भी बताया है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरेंस के प्रेजेंस के कारण उसकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी. इनर मेम्ब्रेन में पोरेंस एब्सेंट है इसलिए परमिएबिलिटी इसकी एज़ कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन बहुत कम है. प्लस इसमें एक डबल फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज द कार्डियोलिपिन. इस कार्डियोलिपिन की वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इम्पर्मिएबल है टू
द आयंस। जब हम बाकी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और जो इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है इनको कंपेयर करते हैं, तो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसका प्रोटीन कंटेंट बाकी सारी जो जितनी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनके कंपैरेटिवली, उनकी इनर मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली इसकी इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन कंटेंट मैक्सिमम है। और आउटर मेम्ब्रेन की तरह इसकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें पोरेंस एब्सेंट है, तो ये बहुत इम्पर्मिएबल है काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को। तो जब भी किसी आयन या मॉलिक्यूल को इसको पास करके जाना है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है या फिर मैट्रिक्स से बाहर आना है, तो ऑलवेज दे नीड सम स्पेशल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स। दीज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स ये उनको प्रोवाइड करते हैं एक मीडियम, जिसके मतलब वो उनको लेकर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। सो बेसिकली इनमें 3 तरह के प्रोटीन्स जो हैं इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, एंड दे फंक्शन एज एंजाइम्स। जो पहले हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ रिलेटेड जितने भी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं, एंड दे आर 4 इन नंबर। 4 प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं जो ईटीसी चेन में पार्ट लेते हैं। तो ये जो चारों प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। द सेकेंड वन दैट इज़ द एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज इज़ द 5th कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये जो दोनों हैं, that is 4 complexes of the ETC chain and the 5th complex that is the ATP synthase, ये दोनों मिलकर ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक मैकेनिज्म चलाते हैं विच इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है ATP सिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो कम्प्लेक्सेस रिक्वायर्ड हैं वो इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। देन एज अर्लियर इट हैज़ बिन शोन हियर कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, और ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये मेटाबोलाइट्स के पैसेज को रेगुलेट करते हैं, चाहे उन्होंने मैट्रिक्स के अंदर आना है या फिर मैट्रिक्स से बाहर जाना है। देन कम्स दी थर्ड कंपोनेंट दैट इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके जो बीच की स्पेस है दैट इज़ रेफर्ड टू एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी इसे कहते हैं। और क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है आयंस और मॉलिक्यूल्स को, तो वो जितने भी आयंस और मॉलिक्यूल साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे वो उन्हें अलाउ करेगा कि वो उसमें से पास होकर आ जाए। तो उसमें से पास होकर वो एंटर करेंगे इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट वो सभी को अलाउ कर रही है अपने में से पास होने के लिए जिनका साइज़ 5000 to 10,000 डाल्टन्स के बीच में है। तो जो ऐसे आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन साइटोसॉल में और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऑलमोस्ट बराबर होगी, क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल है इस आउटर मेम्ब्रेन की वजह से। तो इसीलिए जो उनकी कंसंट्रेशन होगी ऐसे आयंस और शुगर्स की in the intermembrane space that will be same as the concentration in the cytosol। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में सिर्फ एक ही प्रोटीन प्रेजेंट होगा और ये प्रोटीन है साइटोक्रोम सी। दिस साइटोक्रोम सी इज़ अगेन अ कंपोनेंट ऑफ द ईटीसी चेन जो कि एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड है। ओके, इस डायग्राम में अब हमें इसके सारे कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल होंगे। जो सबसे बाहर वाला कंपोनेंट है दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, देन कम्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो इन क्रिस्टे के अंदर तक भी है, जो ये इन फोल्डिंग्स होगी इसके अंदर तक भी यही कॉन्टिन्यूस है। देन कम्स द क्रिस्टे। क्रिस्टे एज अर्लियर टोल्ड कि ये क्या है, इन फोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन की। और जो सबसे अंदर वाली स्पेस है दैट इज़ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए है, कुछ राइबोसोम्स पड़े हैं और बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं। क्रिस्टे के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज दीज F0 F1 ATPase कम्प्लेक्सेस। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनका क्या रोल है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द क्रिस्टे। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ फोल्डेड है और उसी ने क्रिस्टे बनाए हैं। तो इन क्रिस्टे का रोल क्या है कि ये सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा
ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजोम्स जो हैं वो उनका मेजर रोल है इन एटीपी सिंथेसिस। सो सीधा सीधा जो इनका रिलेशन है क्रिस्टे का वो एटीपी सिंथेसिस को एनहांस करने में है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस एनहांस्ड होगी। ये जो फोल्स हैं ये इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल राउंड टेनिस रैकेट लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट हैं जिन्हें F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है या ऑक्सीजोम्स कहा जाता है या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम कुछ इस तरह के हैं ऑक्सीजोम्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज F0 F1 और ATPase कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जो ऑक्सीजोम्स हैं दे टेक पार्ट इन दी एटीपी सिंथेसिस। ये जो ऑक्सीजोम्स हैं इन्हें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ये मेजर पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही एटीपी सिंथेसिस होती है। ऑक्सीजोम्स आर दी F0 F1 पार्टिकल्स। इनके तीन पार्ट्स होंगे, F0 विच विल बी दी बेस, देन कम्स दी स्टॉक, देन F1 विच इज़ दी हेड। जो F0 पार्ट है वो प्रोटोन टनल्स का काम करता है। दैट मीन्स जो प्रोटोन्स जब ईटीसी चेन चलती है तो पहले प्रोटॉन्स बाहर जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और फिर वापस आते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो जो ये प्रोटॉन्स जब वापस आते हैं तो ये इन प्रोटॉन टनल्स दैट इज़ F0 पार्ट में से पास होकर आते हैं। जब ये प्रोटॉन्स इसमें से पास होकर आते हैं तो एक फोर्स जनरेट होती है, दैट इज़ द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करती है, विच इज़ एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो ये प्रोटॉन टनल्स हैं, तो जब प्रोटॉन्स इनमें से पास होकर आएंगे तभी जो एटीपी सिंथेसिस है वो हो पाएगी। देन कम्स दी स्टॉक पार्ट ऑफ द स्टॉक पार्ट है जो हेड और बेस को जॉइन कर रहा है और वो कपलिंग फैक्टर है। कपलिंग फैक्टर इसीलिए क्योंकि जो ये ईटीसी चेन में जो प्रोटॉन्स बाहर गए उसको लिंक कर रहा है किसके साथ, एटीपी सिंथेसिस के साथ। एंड देन कम्स दी हेड्स जिनमें एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है या एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट है विच इज़ ऑफ द मेजर रोल इन द एटीपी सिंथेसिस। दिस इज द डायग्राम ऑफ वन ऑक्सीजोम। दिस इज द हेड पार्ट, देन कम्स द स्टॉक पार्ट एंड देन कम्स द बेस पार्ट। तो ये बेस जो है ये प्रोटॉन टनल है, ये स्टॉक है जो कि इन दोनों को कपल कर रहा है, और ये जो F1 है विच इज़ दी हेड पार्ट, यहाँ पर एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। इस तरह से ये एक चेन की फॉर्म में इन क्रिस्टे के ऊपर अरेंज्ड होंगे, इनकी ये ओरिएंटेशन होगी और इस चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर 4 कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे और जो फिफ्थ कम्प्लेक्स है वो यही है, दैट इज़ द F0 F1 पार्टिकल्स, दे फॉर्म द फिफ्थ कम्प्लेक्स। तो ये 5 कम्प्लेक्सेस मिलकर एटीपी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। Then comes the matrix which is the last component of the mitochondria। तो matrix क्या है, जो सबसे अंदर वाली स्पेस है। इस स्पेस में जो टोटल प्रोटीन्स है उनका 2/3 पार्ट जो है वो इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। जो मैट्रिक्स है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी सिंथेज यहाँ से बनकर जहाँ जाकर एम्बेड होता है इन दी ऑफ इन द क्रिस्टे के जो ऑक्सीजोम्स हैं उनके ऊपर। जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, स्पेशल राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। दे विल बी 55S जो राइबोसोम्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं। देन द ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल है, वो भी इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि मेलेट डिहाइड्रोजनेज है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, ए कॉनिटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये सिट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स हैं। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो ये NADH और FADH2 को एंजाइम्स प्रोवाइड करता है। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन्स लेकर जाते हैं टू दी ETC चेन, तो इनका मेजर रोल रहता है इन ATP सिंथेसिस। इसके अलावा जो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम्स हैं वो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब इसमें मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। तो मैट्रिक्स जो है उस वो एक मिक्सचर है बहुत सारे एंजाइम्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और प्रोटीन्स का।
एंड देन लास्ट है फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो हमें यही पता लग गया कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड है। सेकंड इज़ दी एनर्जी कन्वर्जन, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी कन्वर्जन में इन्वॉल्व्ड है। देन पायरुवेट एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, पहले ही बताया कि जितने भी इंजाइम्स हैं वो सब किस में पड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़े हैं। तो जो पायरुवेट है विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से बना एसिटल कोएंजाइम ई है वो एंटर कर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो इन दोनों के साथ रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर पड़े हैं, मैट्रिक्स में पड़े हैं। तो ये दोनों साइकिल्स कहाँ चलते हैं, मैट्रिक्स के अंदर चलते हैं। देन NADH एंड FADH जो सिट्रिक एसिड साइकिल से बनेंगे वो ETC चेन में एंटर कर जाएंगे। तो ETC चेन जो है वो कहाँ पर चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। देन कम्स दी हीट प्रोडक्शन या थर्मियोजेनेसिस भी हम इसे कहते हैं, कि जो 45% एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वो तो ATP की फॉर्म में चली जाती है। जो रेस्ट 55% बचती है वो या तो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो थर्मियोजेनेसिस, दैट इज़ इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देन इज़ दी स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ये एज अ स्टोरेज की तरह भी काम करता है, इसका स्टोरेज फंक्शन भी होता है। जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं उनमें कैल्शियम आयन्स और फॉस्फेट्स जो हैं वो इसमें लार्ज अमाउंट में स्टोर्ड रहते हैं। और इन एडिशन टू दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो ओवम का होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रोटीन स्टोर रहते हैं। तो ये जो यॉक प्रोटीन्स हैं बाद में यॉक प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनके अलावा पहले भी हमने डिस्कस किए कि इनका जो रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सेल डिफरेंशिएशन में भी है, सेल साइकिल और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने में भी है, और जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है दैट इज़ एपोप्टोसिस उसमें भी है। So this was all about the mitochondria. So I hope you people will be clear with the concept of mitochondria.